देखा कि सबसे स्ट्रॉन्ग इस वक्त जो सेक्टर दिख रहा है वो पीएसई सेक्टर ही दिख रहा है, सरकारी कंपनियां, गवर्नमेंट कंपनियां, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई हों, चाहे रेलवे से जुड़ी हुई हों, और जिस तरह की कंपनियां चाहे वो ट्रेडिंग से जुड़ी हुई हों, इन सब में जिस तरह की, और एनर्जी और पावर तो ऑफकोर्स चल ही रहे थे, इन सब स्पेस में जिस तरह की तेजी दिख रही है, अभी आपकी व्यू क्या बन रहा है? क्या इस स्पेस पर अभी भी बना रहना चाहिए? क्योंकि एक्सपेक्टेशन वही है कि लार्ज ऑर्डर्स की एक्सपेक्टेशन, स्टॉक्स लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट एसटीसी, एमएमटीसी और तमाम दूसरे स्टॉक्स भी जो चल रहे हैं। इसमें ना तीन चार चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए कि हाल ही में जो रिसेंट सीएक्सओ पोजीशंस में अपॉइंट हो रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है ना, लैटरल हायरिंग नहीं हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से द बेस्ट कैंडिडेट इज बीइंग डायरेक्टली promoted to the post of the CXO. People who have been in the company for many years, people who have got energy, people who understand the business very well, and people who are dynamic. तो हो क्या रहा है कि आपका लीडरशिप टीम रीइंफोर्स हो रहा है। दूसरा चीज क्या हो रहा है, गवर्नमेंट इज अ वेरी बिग स्पेंडर, एंड ये सारे जो स्पेंडिंग जो पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं, उसका यू आर सीइंग द फ्रूट्स प्ले आउट। तीसरी चीज क्या है, गवर्नमेंट अपनी एक कैटेगरिकल पॉलिसी बनी है कि दे वांट टू मेक द पीएससीज एज वाइब्रेंट इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोफेशनलिज्म as far in line with the with the private limited company, private public companies, private enterprises. तो हमें लगता है कि ये जो शिफ्ट इन मैनेजमेंट थिंकिंग, एग्रेशन जो आ रहा है गवर्नमेंट में, इसमें ना सब्सटेंशियल री रेटिंग ऑफ स्टॉक्स हो जाएगा, क्योंकि काफी इनएफिशिएंसीज अनलॉक हो रही है। आपको एक आध दो एग्जांपल दे सकता हूं मैं। एनपीसीसी में हाल ही में जो न्यू डायरेक्टर अपॉइंट हुए एज अ सीईओ, ही इज वेरी डायनेमिक और उन्होंने काफी एग्रेसिवली अपनी बुक ग्रो की है। या आप दूसरी कंपनी लेंगे बीएमएल, जिसमें ना एम्प्लॉय काउंट बहुत ज्यादा एक बड़ी है, ब्लोटेड उनका स्ट्रक्चर है एम्प्लॉय काउंट। तो वहां पे आप देखोगे कि सब्सटैंशियल हायरिंग फ्रीज हो जाएगा। तो है ना, 400-500 लोग ही हर साल हायर होंगे। सो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग्स विच आर कमिंग इन। तो आपका जो एक्सपेंस रेशो है रिलेटेड टू एम्प्लॉयज, वो घटता जाएगा और आपकी मार्जिन्स इंप्रूव होते रहेंगे जैसे आपकी टॉप लाइन बढ़ती रहेगी। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। विनीत सर से एक चीज़ और पता करनी। विनीत सर, ये जो QSR वाला सेगमेंट है जिसमें काफ़ी सारी कंपनीज हैं, मैं इंक्लूडिंग उसमें जोमेटो को भी डाल रहा हूँ, तो आप यहाँ पे कैसे इसको रेट कर रहे हैं? इसका ना पुराना हिस्टोरिकल डाटा नहीं है, तो समझना बड़ा मुश्किल होता है कि कई बार ऐसी कंपनीज को कि ये कितना बिजनेस लेके आएंगे, ये ट्रेडिशनली होता कैसे है इनके साथ। तो इसलिए ज़रा आपका टेक चाहिए इस पे सर, QSR सेगमेंट पे। देखो, हमारे दो टॉपिक है, जोमेटो एंड देवयानी इंटरनेशनल। तो आप देखोगे देवयानी इंटरनेशनल के पास मल्टीपल ब्रांड्स है, काफी एग्रेसिव ग्रोथ है, और हमें लगता है कि ना ये ग्रेजुअली आपको हर साल एक 20 से 25% का ग्रोथ देगा। ये स्टॉक है ना आपका, इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। स्टेडी कंपाउंडिंग है, यू हैव टू लुक एट इट लाइक एन एफडी इन्वेस्टमेंट। आपने शेयर ले लिए और हर साल आपको 20% देता रहेगा, क्योंकि ये जो मैनेजमेंट है ना, इट इज द सेम मैनेजमेंट ऑफ वरुण बेवरेजेस, और इनकी खासियत ये है कि इनका कॉस्ट एफिशिएंसी पे बहुत पैरामाउंट फोकस है। तो इनके लेजर शार्प फोकस रहता है पूरा बिजनेस पे, और एकदम सिस्टमेटिकली ग्रो करता है बिजनेस। एंड इनके ज्यादा ब्रांड्स होने के कारण इनको काफी अच्छा ग्रोथ मिलता रहता है कंटिन्यूअसली। आप जोमेटो की बात करोगे तो आप देखोगे कि जोमेटो एंड स्विगी आर इन डायरेक्ट कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ फूड डिलीवरी। बट जो अदर बिजनेसेस जो आते हैं ना लॉजिस्टिक्स में, उधर जैसे डंजो है, या आपका ओएनडीसी है, या फिर आप जेप्टो या ऐसे बाकी के ग्रोसरीज वाले ले लेंगे, तो आप देखोगे कि जोमेटो का बिजनेस मॉडल काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है। और अगर इनकी कंपटीशन हमें नजर आती है कि ये कोलैप्स हो रही है, या दे आर नॉट बीइंग टू मच ऑफ अ कंपटीशन टू दिस कंपनी, ये मुझे लगता है कि काफी अग्रेसिवली बढ़ सकता है। हमारा टारगेट इसके ऊपर 150 का है, लेकिन I will not be surprised if this stock delivers 2-3 times in the next 3 to 5 years. EFC का आपका टेक लेने के लिए मैं पहुंचूंगा, लेकिन पहले मैं अपनी सहयोगी पूजा को अपने साथ जोड़ लेता हूं। उन्होंने थोड़ी रिसर्च की है, टिपिकली वो बैंकिंग को ही कवर करती है।
तो इसलिए मैं उनसे ज़रा पूछ ही रहा था कि भी ऐसा क्यों है कि ये शेयर नंबर्स के बाद भी 1500 से 1550 के दायरे में ही फंसा हुआ है। ऐसी क्या चीज़ है जो इसके रिजल्ट्स आने के बाद भी इसको नहीं निकाल पा रही है। तो उन्होंने कुछ रिसर्च की है, पहले उनकी बात सुन लेते हैं, फिर विनीत सर मैं आपके पास आता हूँ। पूजा बताएं आप। जी, एचडीएफसी बैंक के ना चलने की वजह है, सबसे बड़ी वजह है मार्जिन्स की। और मार्जिन में आने वाले 2-3 क्वार्टर में जो भी एक्सपर्ट्स हैं, खुद मैनेजमेंट है, उनका कहना है कि अभी सुधार होने में समय लगेगा। अब इसकी वजह ये है कि आरबीआई ने जब इंक्रीमेंटल सीआरआर की बात की, उसके चलते भी बैंक के पास काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी आ गई है, तो इससे मार्जिन पर दबाव आ गया। और मैनेजमेंट का खुद भी यही कहना था कि लिक्विडिटी को पूरी तरह से उपयोग होने में 3-4 तिमाही का वक्त लगेगा और तब तक मार्जिन पर इस तरह से दबाव जारी रह सकता है। हालांकि मैनेजमेंट ने जो अपने लिए गाइडेंस तय की थी, जो रेंज तय की थी, वो 3.7 से 3.8% के पास थी, लेकिन इस तिमाही हमने देखा कि 3.65% के पास मार्जिन के फिगर्स आए हैं, जो कि अनुमान से कमज़ोर थे। ये तो मार्जिन की बात हुई, लेकिन उसके अलावा एसेट क्वालिटी, हमने बैड लोन्स भी बैंक के बढ़ते हुए देखे। एचडीएफसी लिमिटेड के जो कॉर्पोरेट बुक थी, नॉन इंडिविजुअल बुक थी, वहाँ पर कुछ दिक्कतें थी और जब मर्जर हुआ तो मर्जर के बाद हमने देखा कि उनके बैड लोन्स में भी बढ़त देखने को मिली है। अगर ग्रॉस एनपीए के आंकड़े हम देखेंगे तो मर्जर के पहले 1.17% थे, मर्जर के बाद जो इस तिमाही के नंबर्स आए हैं वो 1.34% हो गए। तो कंपनी के एसेट क्वालिटी में भी कुछ दिक्कतें देखने को मिली और इसको भी एनालिस्ट मीट में मैनेजमेंट ने पहले ही हाईलाइट किया था कि ये कुछ दिक्कतें आएंगी एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर भी, जो कि सुधरने में वहाँ पर समय लगेगा और उसके अलावा आय और मुनाफे में भी सुधार आने में समय लग सकता है। हमारी कुछ एक्सपर्ट से भी बात हुई और उनका महंतेश सबरत जी का कहना था कि 18 से 20% की ग्रोथ बनाए रखना संभव फिलहाल नहीं होगा। संजीव हसीन का भी कहना था कि लंबी अवधि के निवेश के लिए इस पर आप नजर रख सकते हैं और राहुल मलानी का कहना था कि 12 से 15 महीने में शेयर की री-रेटिंग होने की संभावना है। कुल मिला के बात करें तो शॉर्ट टर्म आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में कुछ दिक्कतें रहेंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। लेकिन जब तक मार्जिन में की पिक्चर्स क्लियर नहीं हो रही है, उस वजह से हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक का स्टॉक यहाँ से चल नहीं पा रहा है। ठीक है पूजा, बहुत शुक्रिया आपका इस सारी की सारी जानकारी देने के लिए। तो पूजा से इतना तो समझ में आ रहा है स्विंग ट्रेडर्स के काम का शेयर नहीं है अभी, लेकिन हाँ इन्वेस्टर्स के लिए बहुत काम का शेयर है, क्योंकि 1 से 1.5 महीने के अंदर अगर स्थिति में बदलाव होगा तो एचडीएफसी लीडरशिप के रोल में भी आ सकता है, क्योंकि अगर आफ्टर ऑल अगर मार्केट को चलना है और आगे लंबी रेस में चलना है तो एचडीएफसी के बिना सहयोग की नहीं बात होगी। विनीत सर एक बार जरा आपका टेक चाहिए, नंबर्स आपने भी चेक किए होंगे, प्री नंबर्स भी आपने देखा होगा इस शेयर को, मर्जर्स पे भी आपका एक व्यू पॉइंट हमको मिल जाएगा, आप क्या कहते हैं इस पे सर? मुझे लगता है कि ये जो रेंज है ना 1500 1550 एक एक्विजिशन के लिए बहुत अच्छी रेंज है और हमें लगता है कि अभी जो डी ग्रोथ हुआ है प्योरली बिकॉज द बेस बढ़ गया है बैंक मर्जर के कारण। आप देखोगे कि एचडीएफसी लिमिटेड की जो मार्जिन्स थी वो थोड़ी कम रहती थी, तो आप देखोगे ये बिजनेस मर्ज होने के कारण इनकी 4.1 जो कब के नीचे कभी जो गया नहीं उसमें ऑलमोस्ट 8-10% का कट आया था। पर हमें लगता है कि फिलहाल बैंक इज ऑन अ वेरी फास्ट ट्रेजेक्टरी ऑफ करेक्टिंग दीज नेगेटिव्स। तो अभी उन्होंने अपना डिपॉजिट ग्रोथ रेट बढ़ा दिया है, राइट? तो वो डिपॉजिट बेस अपना ये करेंगे। फिर हमें लगता है सेकेंड थिंग क्या होगा कि आपको देखोगे कि आप ग्रेजुअली इनके जो ब्रांचेस इन्होंने एक्वायर किए, 400 ब्रांच इन्होंने एचडीएफसी से एक्वायर किए, इनके लगभग 1,500 नए ब्रांचेस है जो 1.5-2 साल ही हुए आए हुए, ये अभी ग्रोथ इंजिन बनेंगे बैंक के। तो जो क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है, कॉस्ट कम हो जाएगा और आप देखोगे कॉस्ट भी कम होता रहेगा ये बैंक का। तो इसके चलते हमें लगता है कि ग्रेजुअली आपके निम्स 4% की तरफ मूव होंगे। आपकी ग्रोथ रेट 15% से ज्यादा आने की गुंजाइश ज्यादा है नहीं, बट ये इस ब्रांड ने दिखाया है हिस्टोरिकली कि ये लोग ने बेस्ट इन क्लास ग्रोथ कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि ग्रोथ विल कम बैक, मार्जिन विल इंप्रूव और कॉस्ट एफिशिएंसीज आ जाएंगी एज द क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव और ग्रेजुअली इनके एनपीएस भी काफी कंट्रोल में आ जाएंगे, ऑलरेडी अच्छे ही है। हमें लगता है कि बैक टू बेस्ट इन क्लास आ जाएंगे। तो हमें लगता है अगर आप ये स्टॉक आप 2 साल के हिसाब से निवेश करें तो आपको 50% की अपसाइड मिलने की गुंजाइश है।
ठीक है, ये बढ़िया बात आपने बताई कि आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, कम से कम 2 साल के लिए रखिए। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो इटिनो स्वदेश कम से कम ये कार्यक्रम में हम कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और साथ ही स्विंग ट्रेड सबका मज़ा आपके पास पहुंच ही जाए। और HDFC टिपिकली इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है। रिटर्न आपको खुद विनीत जी बता रहे हैं कितने मिल सकते हैं। IOC BPCL को